हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्विज क्लास 3 लेके आया हूं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट पे बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 10 MCQs। तो जैसा कि ये हमारी 3rd क्लास है और इससे पहले हमारी 2 क्लास आ चुकी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट पे बेस है। तो आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप दोनों क्लास को मिस मत करिए, ठीक है, और उसके बाद इस क्लास को देखिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, रैशनैलिटी इज़ द बेसिस ऑफ, जो हमारी रैशनैलिटी है, तर्क संगतता जिसे कहते हैं, वो उसका आधार क्या है, ठीक है। तो पहला है करिश्मेटिक अथॉरिटी, जिसे बोलते हैं करिश्माई अधिकार, ट्रेडिशनल अथॉरिटी पारंपरिक अधिकार, लीगल अथॉरिटी कानूनी अधिकार, मोरल अथॉरिटी यानी हमारी जो नैतिक अधिकार जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा कोड है 1323 ओनली 3 एंड 4। आंसर देखते हैं। आंसर हमारा 3rd है जो कानूनी अधिकार है। तो जो हमारी तर्क संगतता है, तर्क संगतता रैशनैलिटी हमेशा, ठीक है, कानूनी अधिकार पे बेस होता है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब जैसा कि इससे पहले जो हमारे 2 लेक्चर पीछे आ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर हैं, तो उसमें हमने बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक और हमारे स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने वहाँ पे बात की थी। उसके बाद हमने 3 क्वेश्चन वहाँ पे करवाए हुए हैं। तो ये इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को डाले हुए हैं, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है इम्पर्सनैलिटी, जिसे बोलते हैं अव्यक्तित्व, ठीक है। सेकंड है रोल स्पेसिफिसिटी, ठीक है, भूमिका जिसे बोलते हैं भूमिका निर्वहन या भूमिका विशिष्टता, ऐसे हिंदी में बोलते हैं। थर्ड क्या है रैशनैलिटी। देन फोर्थ है हमारा रूल ओरिएंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे व्यवहारगत लक्षण की बात की जा रही है, तो उसके बाद ध्यान में रख बताना है। तो इसका आंसर हमारा है भूमिका विशिष्टता, मतलब जिसे बोलते हैं रोल स्पेसिफिसिटी। तो यह बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक है हमारे ब्यूरोक्रेसी के। थर्ड क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हु डिस्क्राइब द क्लासिकल अप्रोच एज द इंजीनियरिंग अप्रोच। अब यहाँ पे क्लासिकल अप्रोच को इंजीनियरिंग अप्रोच किसने कहा था, ठीक है। तो जब भी हम क्लासिकल अप्रोच पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा, ठीक है, कि यही बात आती है कि इसके बारे में इसके दूसरे अन्य नाम क्या हैं, ठीक है। तो जब अन्य नाम जब हम उसके पढ़ते हैं तो वहाँ पे उर्विक ने एक अन्य नाम दिया था जिसे बोलते हैं इंजीनियरिंग अप्रोच, ठीक है। जिसका आंसर आपको पता चली है उर्विक है जिन्होंने इंजीनियरिंग अप्रोच करके दिया हुआ था। तो जो जैसे कि अगर बिहेवियरल अप्रोच है या फिर क्लासिकल अप्रोच है या फिर, ठीक है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, तो अगर उसके अन्य नाम भी दिए हुए हैं तो आपको उसको भी याद रखना है कि कहीं एंटी क्वेश्चन घुमा के दे देगा, ठीक है। और आपको अन्य नाम अगर नहीं पता होंगे तो कहीं ना कहीं आपको आते हुए भी आप गलत करके आ जाओगे, फिर आने के बाद भी पछतावा होता है, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है द क्लासिकल थ्योरिस्ट अटैच्ड मोर इम्पोर्टेंस टू द। अब यहाँ बताने जो हमारे क्लासिकल थ्योरिस्ट हैं, जब भी हम क्लासिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं, वो किस पर उन्होंने अधिक महत्व दिया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है रोल ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड्स। देन फोर्थ है रोल ऑफ मैनेजमेंट टू इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। तो आंसर हम देख लेते हैं। आंसर हमारा क्या कहता है, आंसर हमारा कहता है संगठन की संरचना पे जोर देता है। ये जो भी हमारे क्लासिकल थिंकर हैं वो उनका मानना था, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से ही सब कुछ होता है उनके अकॉर्डिंग, कि इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन से सब है, ठीक है। तो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन महत्व पर इन्होंने जोर दिया था। और पहला ऑप्शन ऐसे गलत हो जाए क्योंकि उन्होंने संगठन में लोगों की भूमिका की इन्होंने बात नहीं की थी, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि लोग क्या हैं, लोग बस एक काम करने वाले, ठीक है, कि जिससे वो क्या करते हैं संगठन में अपना योगदान देते हैं, ठीक है, बस इतना सा रहता है, ठीक है, कि वो बस एक काम करते हैं और बस वो क्या है आर्थिक मनुष्य की बात यहीं पे होती है, ठीक है, कि वो बस एक आर्थिक मनुष्य हैं जो आर्थिक कारकों से प्रेरित होते हैं, इतना बस है, ठीक है। जो हमारा क्लासिकल अप्रोच इस सिद्धांत पे आधारित है, जो कहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द एक्रोनिम पोस्ट कॉर्प, ठीक है, क्या है, ठीक है, कि जो हमारा पोस्ट कॉर्प है, हमने पोस्ट कॉर्प के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, इवन के पोस्ट कॉर्प हमारा सही से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे बस
यही छोटी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है लोगों की। पोस्ट कोर्प जो है एक्चुअल में जो है, तो पोस्ट कोर्प क्या है, एक सिद्धांत है यह ठीक है कि कोई एक्टिविटी है या ऑब्जेक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की, क्या है एक्चुअल में ना। तो आपको पोस्ट कोर्प के बारे में इतना पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है द एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट। क्या यह एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट है? द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? क्या यह ऑब्जेक्टिविटी एक्टिविटी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन है या ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? तो आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है द एक्टिविटी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन। यह एक्टिविटी तो है, लेकिन किसकी एक्टिविटी है? एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटी है। यहाँ पे पहला ऑप्शन इसीलिए डाला था कि द एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप यहाँ पे आके आप सही कर सकते हैं कि द एक्टिविटी तो है, लेकिन एक्टिविटी किसकी है? एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन की है। ठीक है, तो आपका आंसर थर्ड इस तरीके से हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आज का हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है कि हु ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैव डिस्क्राइब द क्लासिकल थ्योरी एज द मशीन मॉडल थ्योरी। अब क्लासिकल थ्योरी को मशीन मॉडल थ्योरी किसने कहा है, आपको इसके बारे में बताना है। जब भी हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो हमारा जब आलोचना या क्रिटिक होता है तो क्रिटिक में इसको मशीन मॉडल थ्योरी बोला गया है। पहला ऑप्शन है मार्च, सेकंड ऑप्शन है एल्टन मेयो, थर्ड ऑप्शन है वॉर्नेस बेनिस, देन फोर्थ ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन। हमारे कोड है 1 2 2 3 1 4 एंड 2 एंड 4। आंसर देखते हैं। हमारा थर्ड है 1 एंड 4। ठीक है, मार्च एंड साइमन ने इसे क्या बोला था कि मशीन मॉडल थ्योरी इसे बोला था। ठीक है, तो आपको बात ध्यान में रखनी। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है? द फिलोसफी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड। अब यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या इंक्लूड नहीं है? जैसा कि हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में भी हमने किया हुआ था, इस लेक्चर में भी हमने इसलिए इसको डाला हुआ है। ठीक है, कि क्या इंक्लूड नहीं करता है साइंटिफिक हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला ऑप्शन है ऑब्टेनिंग हार्मनी इन ग्रुप एक्शन। क्या कहता है कि समूह जो हमारा होता है क्या उसमें सामंजस्य स्थापित करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। और सेकंड क्या है? रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब। अब बात तो इन्होंने की थी रिप्लेस की, रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करके क्या लाना? एक साइंटिफिक हमारा मैनेजमेंट लाना। ठीक है, क्या कहना कि मैनेजमेंट क्या है? कहता है कि ये ट्रू साइंस है, तो मैनेजमेंट को लाना। ठीक है, और किससे? साइंटिफिक थ्रू। ठीक है, कि एक वैज्ञानिकता के आधार पर मैनेजमेंट को स्थापित करना। और किसको रिप्लेस करना? अंगूठे के नियम को रिप्लेस करना, बदलना उसको। ठीक है, तो हमारा पहला और सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, वर्किंग फॉर मैक्सिमम आउटपुट। अब क्या कहता है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है, ठीक है, कि संगठन में जो हमारे उत्पादक होते हैं और जो हमारे कर्मचारी होते हैं, ठीक है, जो हमारे कर्मचारी हैं और जो हमारे ठीक है पर्यवेक्षक हैं या फिर जो हमारे ठीक है कि जो इसको पर्यवेक्षित करते हैं, ठीक है, वह है, तो उन दोनों के ठीक है मैक्सिमम आउटपुट की बात करता है। ठीक है, लेकिन हमारा फोर्थ ऑप्शन है जिसे बोलते हैं अराजक व्यक्तिवाद। तो यहाँ पे अराजक व्यक्तिवाद को प्राप्त करने की बात बिल्कुल भी नहीं की गई थी। तो हमारा आंसर इस तरीके से क्या हो जाएगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन हमारा मानव संबंध सिद्धांत से है। तो इसको बताना है कि मानव संबंध सिद्धांत के बारे में कौन सा सही है। ठीक है, तो जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं सही है तो आपको गलत आप चॉइस करके आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कोड दिया हो, नहीं तो आप सही चॉइस करके आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे। तो क्या है पहला ऑप्शन है, यह आर्थिक मनुष्य की शास्त्रीय अवधारणा को चुनौती देता है। सिंपल सी बात है कि यह चैलेंज करता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक मैन की, क्योंकि जो हमारे क्लासिकल थ्योरिस्ट थे वो इकोनॉमिक मैन की बात करते थे, लेकिन जब हमारा मानवीय संबंध सिद्धांत आया, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आया, तो उसने क्या किया? उसने स्टार्ट किया कि यह इकोनॉमिक मैन नहीं है, वो बस आर्थिक कारकों से ही प्रेरित नहीं होते हैं। ठीक है, उसके लिए भी बहुत कुछ मानवीय रुख हैं, मानवीय भावनाएं हैं। ठीक है, उन सब का भी इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से आप इकोनॉमिक मैन नहीं कह सकते, और इसको इन्होंने रिजेक्ट किया। तो ठीक है, तुम्हारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या है? इट होल्ड दैट एवरी पर्सन इज डिफरेंट। अब इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अलग है, क्योंकि हर व्यक्ति की भावनाएं अलग हैं, हर व्यक्ति का रुख अलग है, हर व्यक्ति की ठीक है आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। तो इन्होंने इसकी बात भी कही कि इट होल्ड द एवरी पर्सन इज डिफरेंट की बात इन्होंने कही थी। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या कहता है? इट होल्ड दैट एवरी पर्सन वर्क एज अ पार्ट ऑफ अ वर्क ग्रुप। अब इन्होंने यह भी बात कही कि जो
व्यक्ति है वो संगठन से अलग नहीं है, वो संगठन के एक पार्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, कि वो क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति जो है, ठीक है, कार्य समूह जो उनका बना होता है उसके एक भाग के रूप में काम करता है, ना कि उससे अलग है। ठीक है, तो इसकी बात इन्होंने कही थी। तो 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें लग रहा है कि बी ऑप्शन जो है 1, 2, 3 किसी में और मैंने ऑप्शन नहीं दिया, बी में दिया हुआ है, तो इस तरीके से बी हमारा सही हो जाएगा। देन फोर्थ भी देख लेते हैं क्या ऑप्शन क्या कहता है। इट कंसाइडर्ड द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एडिशन टू द मैकेनिकल एस्पेक्ट। अब ये भी बात है कि ह्यूमन एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, कि मानवीय पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए, जिससे क्या होगा कि एक, ठीक है, कि अच्छा रिलेशनशिप, ठीक है, बैठ जाएगा और एक उत्पादन पे भी अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड जो आंसर ठीक हो जाएगा। 9th क्वेश्चन क्या कहता है। 9th क्वेश्चन हमारा कहता है कि वर्क डिवीजन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडर द रीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टेटमेंट इज सेड बाय। कार्य विभाजन संगठन की नींव है और वास्तव में संगठन का कारण भी यही है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो यह कथन देखते हैं, हमारा गुलिक के द्वारा यह कथन कहा गया था। क्योंकि गुलिक क्या थे, गुलिक क्लासिकल थिंकर को सपोर्ट करने वाले थे। ठीक है, बाद में जब इन्हें रियलाइज़ हुआ तो इन्होंने मानवीय एक्सपेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया, इन्होंने टाइम पे ज़्यादा फोकस किया। तो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में करवाया हुआ है, तो आप जाके उसको देखिए। ठीक है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि गुलिक ने क्या क्या थ्योरी दी हुई थी। ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन हमारा एक है उस पर। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन एक फाउंडेशन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन करके आप याद कर सकते हैं, किस गुलिक ने कहा था इसके बारे में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू फेयोल इट इज़ द इफ द यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड। फेयोल के अनुसार अगर आदेश की एकता का, ठीक है, अगर उल्लंघन होता है तो क्या होगा। ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन डीप है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, अथॉरिटी इज अनडिटरमाइंड। तो जो हमारी अथॉरिटी है अंडरमिनेट हो जाएगी, नहीं होगी। सही बात है। ठीक है, उन्होंने इसकी बात तो कही थी। सेकंड क्या है, डिसिप्लिन इज जियोपार्डी। ठीक है, अनुशासन का खतरा हो सकता है। और थर्ड क्या है, ऑर्डर मेंटेन्ड। अब यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन की इन्होंने बात नहीं की थी, तो थर्ड ऑप्शन जहाँ जहाँ हो आप उसको हटा दीजिए। तो फर्स्ट कोड में हमारा थर्ड ऑप्शन है, थर्ड में भी थर्ड ऑप्शन, फोर्थ में भी थर्ड ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। इस तरीके से आज हमारी थर्ड वीडियो थी। इसी तरीके से कल फोर्थ आएगी। ठीक है, तो कल हमारे जून जो 2019 पेपर चल रहा है उसका थर्ड पार्ट आ जाएगा। इस तरीके से वन बाय वन, ठीक है, लेक्चर आपके पास आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। चैनल साथ बने रहिए। ठीक है, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।